हेलो दोस्तों, जीएस ज्ञानपीठ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम लोग दो चैप्टर देख चुके हैं 11th का, और ये आज हम लोग तीसरा चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है आपको तीन साम्राज्यों में फैला जो तीन महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। मतलब कि जो वैसा साम्राज्य जो तीन महाद्वीपों में फैल चुका था, जो हम लोग रोमन साम्राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस रोमन साम्राज्य के बारे में हमको बहुत अच्छे से जानना है। थोड़ा सा इसमें ईरान के बारे में भी जानना है कि ईरान में भी कैसे साम्राज्यवाद आपको और इन दोनों के बीच में कैसे क्या होता है, दोनों में टकराव होता है। तो ये दोनों चीज़ को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो था वो स्रोत क्या था। हम लोग रोमन साम्राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, जो तीन आपको महाद्वीप में, यूरोप में, एशिया में तथा अफ्रीका में फैला हुआ था। आप एक छोटा सा मैप के अनुसार से आपको बता देते हैं कि यहाँ है आपको जो एशिया है, और इसी क्षेत्र में आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे आपको अफ्रीका महाद्वीप पड़ेगा, और यहाँ जो हो गया आपको यूरोप पड़ेगा। तो ये आपका हो गया यूरोप, ये हो गया आपको एशिया, और ये हो गया आपको अफ्रीका। और यहाँ जो है ये आपको भूमध्य सागर है, और भूमध्य सागर के नीचे ये जो निकला हुआ है ये इटली है, और यहीं पे एक रोम है, रोम शहर है जो इसका मुख्य केंद्र था। तो यहाँ से आपको रोमन साम्राज्य का कैसे विस्तार होता है, और ये एशिया के जो बॉर्डर था उससे आपको सटते हुए, और अफ्रीका से अफ्रीका में कुछ दूर तक फैला हुआ था। जो ये आपको ऊपरी जो क्षेत्र दिखता है, यहाँ पे आपको बहुत क्या बोलते हैं, यहाँ आपको ज़्यादा घनी आबादी है। यहाँ पे आपको अफ्रीका में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा मरुस्थलीय क्षेत्र, लेकिन ये ऊपर वाला क्षेत्र जो था वो आपको लोगों के रहने के लिए बहुत अच्छा था। तो ये अफ्रीका में और यूरोप में और आपको क्या बोलते हैं एशिया, तीनों महाद्वीप में आपको फैला हुआ था। तो ये साम्राज्य कौन था? रोमन साम्राज्य था। इसके बाद इसके तीन आपको स्रोत देखने चाहेंगे। तो इसमें पाठ्यक्रम, जो टेक्स्ट था, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट और भौतिक अवशेष, इन तीनों चीज़ों से हमको इसके बारे में पता चलता है कि मतलब रोमन साम्राज्य कैसा था, और इसके बारे में हम लोग किस प्रकार से इसका मतलब इसका खोज हुआ, और इसके बारे में हमको जो भी जानकारी प्राप्त हुई वो ये तीनों स्रोत था, इस तीनों माध्यम से हमको प्राप्त हुआ। इसमें पाठ्यक्रम में जो था वो इतिहास लिखा गया था जो समकालीन थे। उस समय जो रोमन साम्राज्य के भीतर जो थे रहने वाले थे, उनके द्वारा जो है आपको क्या बोलते हैं, जो लिखा गया था उस चीज़ों के बारे में आपको उनसे हमको बहुत सारा जानकारी प्राप्त होता है। फिर आपको देखेंगे कि दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट। तो ये दस्तावेज आपको पत्थरों तथा पायरस के पत्तों के ऊपर जो लेख लिखा गया था, यानी पत्थरों के ऊपर जो लेख लिखा गया था, हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि कैसा था। पत्थरों के ऊपर पहले क्या किया जाता था, काट काट के उस पर कुछ आपको इंस्क्रिप्शन लिख दिया जाता था, स्क्रिप्ट लिखा जाता था, जो या तो राजा का कोई आदेश होता था, या किसी के बारे में अगर कोई अपना उल्लेख करना चाहता था कोई राजा, तो वो उस प्रकार से अपना सुरक्षित करवाता था अपने बारे में लिखवा करके। ये था। और एक पायरस का पत्ता था जो उस समय इस पत्ते पर लिख करके भी इसको रखा जाता था, जो उस समय के इतिहासकार थे, तो उनके द्वारा भी ये लेख लिखा जाता था। तो इस माध्यम से भी हमको बहुत सारा चीज़ प्राप्त होता है, जानकारी प्राप्त होता है आपको रोमन साम्राज्य के बारे में। फिर आपको भौतिक अवशेष, जिसके बारे में सबसे पहला जो चीज़ है कि यहाँ पे बिल्डिंग जो खुदाई के द्वारा प्राप्त किया गया, सिक्के वहाँ से जो मिले हैं, वहाँ का जो घड़ा है, घड़े के द्वारा हम लोग पता किए। तो ये सारे जो आपको स्रोत थे, इनके माध्यम से हमको रोमन साम्राज्य के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। इसके आप देखेंगे कि रोमन साम्राज्य जो था, यहाँ जो मैंने आपको बताया ये तीनों क्षेत्र में फैला था। आप देख सकते हैं कि यहाँ अटलांटिक महासागर, जो अफ्रीका और यहाँ पे आपको उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच जो आपको अटलांटिक महासागर दिख रहा है, इस क्षेत्र से लेकर के जो इसका आपको पश्चिमी विस्तार था, पूर्वी विस्तार जो था यूफ्रेट्स नदी के, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि मेसोपोटामिया का जो क्षेत्र था यूफ्रेट्स नदी और टिग्रिस नदी के मध्य, तो मेसोपोटामिया का बहुत सारा क्षेत्र इसके अंदर आ जाएगा, यूफ्रेट नदी के तट तक। और ऊपर जो आपको रूस के पास देखेंगे कि राइन नदी, और यूरोप के सबसे ऊपरी भाग में आपको डेन्यूब नदी, जर्मनी में आपको राइन नदी देखने को मिलेगा, और डेन्यूब नदी जहाँ आपको
रूस के क्षेत्र के रूस के जहाँ सीमा ख़त्म होती है उसके आसपास आपको देखने को मिलेगा डेन्यूब नदी। तो इस क्षेत्र तक आपको यहाँ तक इसका विस्तार था। और आपको आ जाएंगे नीचे तो सहारा मरुस्थल यानी अफ्रीका के अंदर तक इसका पूरा सहारा मरुस्थल जहाँ से शुरू होता है इस क्षेत्र तक इसका विस्तार था। तो ये आपके रोमन साम्राज्य का जो था वो आपको कहाँ कहाँ तक विस्तार था इसके बारे में हम लोग जान लिए। कहा जाता है कि सिकंदर जो था वो मैसेडोनिया, जब सिकंदर महान के बहुत सारे जो जीते हुए क्षेत्र थे उसके बाद क्या होता है कि जब सिकंदर आक्रमण करता है, और सिकंदर आपको देखेंगे कि अफ्रीका का जो क्षेत्र था, इसको मैं मिटा देता हूँ, और यहाँ देखेंगे कि आपको ये एशिया माइनर हो गया, मतलब ये आपको मान लीजिए कि अगर यूरोप हो गया आपका, तो यहाँ आपको तुर्की देखने को मिलेगा। और तुर्की के जो एशिया माइनर था उसी के बगल का क्षेत्र था एक मैसेडोनिया, जहाँ के राजा फिलिप थे, उनके बेटा आपको पता है कि सिकंदर महान थे। और सिकंदर महान जब विश्व विजय के लिए चलता है तो ये इस पूरे क्षेत्र को विजित करते हुए आपको पता है कि सिंधु नदी के तट तक पहुँच जाता है, जहाँ राजा पुरस उसको बहुत वीरता के साथ उससे लड़ता है, आखिर में हार जाता है लेकिन बहुत प्रभावित हो जाता है आपको सिकंदर। और उसके बाद उसकी सेना जो है वो आपको नदी पार करने से मना कर देती है, और उस समय आपको उत्तर भारत में मगध साम्राज्य चल रहा था। तो ये आपको एक अलग कहानी है, इसके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे आपको मगध साम्राज्य तो उसके बारे में डिटेल जानेंगे। लेकिन इस क्षेत्र में जहाँ तक वो जीत के गया था, तो उसके जीतने के बाद जब सिकंदर चला जाता है तो उसके जो क्षेत्र थे, जो पूरा जीता हुआ क्षेत्र था, वो क्या होता है, बहुत सारे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। और बहुत सारे टुकड़ों में विभाजित होने के बाद क्या होता है कि उसके अंदर आपको एक छोटे छोटे आपको अधिकारी जो बड़े वर्ग के लोग रहते हैं उनका प्रभुत्व हो जाता है। जैसे कि आज हम लोग विधायक का या सांसद का नाम सुनते हैं कि एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उसी प्रकार उस समय एक छोटे छोटे क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका नाम था सीनेट। ये शब्द आपको मिलेगा आपको सीनेट। और ये सीनेट जो थे ये छोटे छोटे क्षेत्र में इसको बांट करके उस पर राज करने लगते हैं, इनका राज करने लगते हैं, और इनका जो था वो अपने क्षेत्र पे प्रभुत्व रहता है। तो जब सीनेटों के द्वारा आपको उस क्षेत्र पे राज बहुत सारे सीनेटों के द्वारा किया जा रहा है, तो उस समय हम लोग उसको रोमन गणतंत्र के नाम से जानते थे कि एक रोमन गणतंत्र है जहां आपको एक छोटे छोटे सीनेटर अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने जनता के बारे में देख रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे आपको क्या होगा कि आपको इस रोमन जो गणतंत्र था वो रोमन साम्राज्य में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे ये रोमन गणतंत्र रोमन साम्राज्य में बदल जाता है। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा इसके पुरानी चीज़ों को पढ़ लेते हैं कि पहली सदी और 7वीं सदी के मध्य देखेंगे कि यूरोप तथा अफ्रीका में दो शक्तिशाली साम्राज्य हो गए। यानी आपको ईसा मसीह के जन्म से लेकर के और 7वीं सदी तक लगभग 600 ईस्वी तक आपको दो शक्तिशाली साम्राज्य जो थे वो पूरे उस समय आपको क्षेत्र में थे, जिनका नाम था, एक का नाम था रोमन साम्राज्य और दूसरा का नाम था ईरानी साम्राज्य। तो ये ईरान का साम्राज्य भी काफ़ी मजबूत था, लेकिन रोमन के इतना मजबूत नहीं था। लेकिन फिर भी इतना था कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या था, ये दोनों पड़ोसी थे, और यूफ्रेट्स नदी के जो तट था उससे इन दोनों साम्राज्य का क्या होता था, जैसे यहाँ पे यूफ्रेट्स नदी के इसके जो आपको पश्चिमी क्षेत्र था वो क्षेत्र किसके अंदर आता था, तो रोमन साम्राज्य के अंदर। और यूफ्रेट्स के जो पूर्वी क्षेत्र थे वो पूरे के ईरान साम्राज्य के अंदर में आता था। तो ये दोनों आपको यूफ्रेट्स नदी के द्वारा ये अलग होते हैं। ये याद रखेंगे कि रोमन और ईरान के बीच में जो सीमा का काम करती थी वो यूफ्रेट्स नदी थी। इन दोनों प्रतिद्वंदी थे, क्योंकि दो साम्राज्य जब मजबूत साम्राज्य एक साथ एक जगह पे रहेंगे तो उनमें प्रतिस्पर्धा या प्रतिद्वंदिता तो होती रहती है। तो ये इनके दोनों मध्य होती थी। रोमन साम्राज्य में क्या था, आपको ये मैंने चीज़ बता दिया कि कैसे आपको सिकंदर के द्वारा जीते हुए प्रदेश में सीनेटों का अधिकार होता है। फिर सीनेट क्या करते हैं, रोमन गणतंत्र का स्थापना करते हैं, और रोमन गणतंत्र आपको लगभग 3री शताब्दी तक चलती है। अब एक चीज़ आपको यहाँ देखने से एक चीज़ आपको पता चल गया होगा कि आप अगर
कोई भी साम्राज्य है या कोई क्षेत्र है, तो अगर 3 महाद्वीप के अंदर आपको क्या होता है कि इसका विस्तार होता है, तो ऐसा तो है नहीं कि एक संस्कृति, एक बोलचाल, एक भाषा के लोग उस सारे चीज़ों के उनके अंदर आते होंगे। सबका अपना अपना सांस्कृतिक मान्यता होगा, सबका अपना भाषा होगा। तो ये रोमन साम्राज्य जब इतना इसका क्षेत्र था, विस्तारित क्षेत्र था, तो इसके अंदर सांस्कृतिक भिन्नता देखने को मिलता है। और इसमें आपको ये एक पॉइंट है आपको याद रखने के लिए। ये तो अगर आप थोड़ा सा भी एथी करें तो दिमाग लगाएं तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सांस्कृतिक भिन्नता तो मौजूद रहना लाजमी है। तो सांस्कृतिक भिन्नता तो इनके में देखने का था, लेकिन एक समान प्रशासन था। अब कैसा एक समान प्रशासन कैसे आ गया? इसमें क्या होता है कि जब ये रोमन गणतंत्र जब रोमन साम्राज्य में परिवर्तित होता है, तब ये क्या हो जाता है, आपको एक प्रशासन के अंतर्गत आता है। और ये रोमन गणतंत्र रोमन साम्राज्य में कैसे परिवर्तित हो जाता है? तो कहा जाता है कि एक जूलियस सीजर का, जो आप लोग कहानी सुने होंगे कि जूलियस सीजर था, इंग्लिश में आप सुने होंगे, तो जूलियस सीजर का एक दत्तक पुत्र था जिसका नाम था अगस्टस। ये थे अगस्टस, और इन अगस्टस के द्वारा रोमन गणतंत्र को रोमन साम्राज्य में परिवर्तित किया जाता है और रोमन साम्राज्य के पहले सम्राट के तौर पे इनको जाना जाता है। तो ये थे आपको अगस्टस थे, और इन्हीं के नाम पे आपको देखेंगे कि हम लोग का अगस्त महीना भी है, तो इन्हीं के नाम पे रखा गया है अगस्त। तो ये भी एक पॉइंट है, ये आपको एक्स्ट्रा जानकारी मैंने दे दिया। तो इनका जो था ये अगस्टस जब आपको क्या करते हैं, ये पूरे साम्राज्य को क्या करते हैं, ये सब पर आक्रमण करके सीनेटों का अधिकार क्या करते हैं, सीनेटों के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। और उनको क्या करते हैं कि कुछ पावर दे करके अपने क्षेत्र में उनको उनकी जो व्यवस्था थी, उनका जो क्षेत्र था उनको दे देते हैं उन पे प्रशासन करने के लिए। क्योंकि एक सम्राट के द्वारा इतना बड़ा क्षेत्र आपको उसका देखभाल नहीं किया जा सकता था। लेकिन धीरे धीरे इन सीनेटों का प्रभाव भी वो कम कर रहे थे, क्योंकि ये जो थे कभी भी साम्राज्य को तोड़ने के बाद कर सकते थे। तो ये क्या करते हैं कि धीरे धीरे जो भी पहले तो उनके ऊपर शासन करते हैं, उन पर अपना एक आदेश थोपते हैं, और अंतिम जो आदेश होता है वो राजा का ही होता है। ये तो केवल बैठे हुए थे एक प्रशासन के तौर पे, लेकिन उनको ऐसा नहीं था कि वो कुछ भी अपने क्षेत्र में कर सकते थे। तो इनके लिए उनको राजा से भी परमिशन लेना होता था। लेकिन जब क्या होता है कि सीनेटों को कोई मान लीजिए कि कोई एक सीनेट हो, और वो क्या करता है कि अगर वो विद्रोह कर देता है कि नहीं हम अपने क्षेत्र में अपने खुद हम इसका प्रशासन वगैरह सब देखेंगे, तो उसको क्या करते थे राजा अगस्टस उसको मरवा देते थे, या उस पर आक्रमण करके उसको मार के, और वहाँ के उस सीनेट का पदवी हटा देते थे। और वहाँ एक अपना जो कोई राज्य दरबार का कोई आदमी होता था तो उसको बैठा देते। धीरे धीरे करके इस तरह वो क्या करते हैं, पूरे सीनेटों का जो है वो प्रभाव खत्म कर देते हैं और एक साम्राज्य में परिवर्तित कर देते हैं। और उसी साम्राज्य के पहले आपको राजा के तौर पे ये जाने जाते हैं। इनकी जो प्रशासनिक भाषा थी, भाषा तो बहुत सारी है, सांस्कृतिक भिन्नता है, सबको अपना अपना भाषा पता है, लेकिन भाषा अपना अपना पता होने के बाद एक तो कोई कामकाज वाला ये राजा के क्षेत्र में कोई आपको भाषा होना चाहिए। तो उसमें आपको देखेंगे कि लैटिन तथा ग्रीक जो भाषा थी वो क्या थी, एक प्रशासनिक भाषा के तौर पर इसको हम लोग जानते थे। तो ये क्या था आपको, लैटिन तथा ग्रीस। पहला रोमन सम्राट कौन थे, 27 बीसी से लेकर 714 बीसी तक इनका चलता है। ये रोमन सम्राट के तौर पे ये काम करते हैं। और ये पहले आपको राजा कौन हो गए, अगस्टस हो गए। इन्होंने रोमन गणतंत्र को रोमन साम्राज्य में परिवर्तित किया, मतलब कि रोमन जो गणतंत्र था जो सीनेटों के प्रभाव में था वो परिवर्तित होकर कैसा बन जाता है, रोमन साम्राज्य के तौर पर परिवर्तित हो जाता है। इसके पास 6 लाख सैनिकों की टुकड़ी थी। अच्छा, सैनिकों की टुकड़ी भी इनके पास बहुत अधिक थी। आपको देखने को मिलेगा कि 6 लाख सैनिक टुकड़ी जिसके पास थी वो क्या है, वो साम्राज्य चलाने के लिए भी जरूरी था। और इन सैनिकों की संख्या अधिक होने से आपको पता है कि सैनिकों का महत्व भी इस क्षेत्र में बढ़ गया होगा, इस साम्राज्य में बढ़ गया होगा। तो आप यहाँ पे 3 सबसे मुख्य चीज मुख्य आपको प्रशासनिक तौर पे देख रहे हैं कि एक प्रशासन में आपको सबसे बड़े कौन हो गए, सम्राट हो गए। एक सीनेटों का प्रभाव भी था, ऐसा नहीं था कि सीनेट का प्रभाव कम था। और तीसरे में आपको आ जाएंगे कौन, सेना के जो अधिकारी थे, तो सेना के अधिकारी भी थे। इनका ये जूलियस सीजर के लिए गोद लिए हुए पुत्र थे, तो ये भी आपको मैंने बता दिया है। अब हम लोग थोड़ा सा रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं कि इसमें इन लोगों में क्या अंतर था।
आपको मैंने बता दिया कि ईरान और रोमन साम्राज्य कहाँ से था, यूफ्रेट्स नदी से अलग होता था। लेकिन ये कैस्पियन सागर जो है आपको जो भारत बोलते हैं, मध्य एशिया जो बोलते हैं, उस क्षेत्र में है, जहाँ पे आपको कजाकिस्तान, 5 देश हैं, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये सारे जो देश हैं कैस्पियन सागर के आसपास के क्षेत्र के देश हैं। तो इनके कैस्पियन सागर से लेके और अरब और अफगानिस्तान का बड़ा हिस्सा इनके क्षेत्र में आता था, जो ईरानी साम्राज्य के थे। और जो आपको मैंने बताया है असूरिया, ये आपको मेसोपोटामिया के मेसोपोटामिया क्षेत्र में ये इनका प्रभुत्व था। ये असूरिया का जो पूरा जो क्षेत्र था उस समय का, ये पूरे क्षेत्र किसके अंडर में आ गया था, अब ईरानी साम्राज्य के अंडर में आ गया था। तो ये ईरानी साम्राज्य का जो क्षेत्र था ये था। अब इन दोनों में अंतर क्या था, मतलब अगर दो साम्राज्य हैं, दोनों साम्राज्य के बीच प्रतिस्पर्धा हो रहा है, तो थोड़ा सा इन दोनों में अंतर तो कुछ होगा कि रोमन साम्राज्य क्यों बेहतर था या ईरानी साम्राज्य क्यों बेहतर था। तो ईरान के तुलना में रोमन साम्राज्य का विविध आबादी था, मतलब कि आपको मैंने बता दिया कि बहुत सारे क्षेत्र थे, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। तो जब 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था तो इसकी आबादी भी बहुत अधिक होगी। तो इनकी आबादी भी क्या थी, ईरान से बहुत ज़्यादा अधिक थी। इस अवधि में ईरान पर शासन करने वाले पार्थियन और ससेसियन राजवंशों ने बड़े पैमाने पर ईरानी आबादी पर शासन किया। यानी ईरानी जो साम्राज्य था, ईरानी साम्राज्य पे 2 जो थे आपको पार्थियन थे और ससेसियन राजवंश थे। ये 2 राजवंश बहुत लंबे समय तक इस दोनों आपको क्षेत्र पे ईरानी जो साम्राज्य था, इन दोनों पे इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। तो ये याद रखेंगे कि पार्थियन और ससेसियन जो थे ये दोनों आपको सबसे लंबे समय तक किए थे। और ये कहाँ किए थे, तो ईरानी साम्राज्य पे इनका शासन चला था। रोमन साम्राज्य की विविध भाषा थी, परंतु प्रशासनिक कार्य के लिए ग्रीक तथा लैटिन भाषा प्रयोग किया जाता था। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे मैंने बताया कि रोमन प्रशासन के 3 प्रमुख अंग हो गए। कैसे हो गए, सम्राट हो गए, सम्राट जो पूरे प्रशासन के प्रमुख होते थे। और उस समय ये कौन थे, राजा अगस्टस थे, मतलब सम्राट अगस्टस थे। सीनेट थे, तो सीनेट वाले कौन थे, पैसे वाले परिवार से जो भी आते थे वो सीनेट के पद पे रहते थे। और इनका था ईरानी साम्राज्य तथा रोमन गणतंत्र में इनका प्रभुत्व था। मैंने जैसे बताया कि रोमन जब गणतंत्र था तो सबसे ज़्यादा प्रभुत्व किनका था, तो आपको सबसे ज़्यादा प्रभुत्व आप देखेंगे कि सीनेटों का था। तो रोमन गणतंत्र में इनका प्रभुत्व था। और ईरानी जो साम्राज्य था, ईरानी साम्राज्य में आप देखेंगे कि क्या बोलते हैं, जो पूरे साम्राज्य था इसमें सीनेटों का ही अधिकार था। इसमें कोई साम्राज्यवाद सम्राट की पदवी वाला कोई क्षेत्र नहीं था। लेकिन हाँ, इसमें बड़े क्षेत्रों पे ये दोनों वंश तो काम किए, लेकिन सीनेटों का प्रभाव इसमें ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगस्टस सीनेट के प्रभाव को बहुत सारे कम कर दिए हैं और एक साम्राज्य के तौर पे रोमन को आपको बनाते हैं। आर्मी, अब आर्मी का भी इसमें प्रभुत्व था। जहां देख रहे हैं कि आपको 6 लाख सैनिक था रोमन साम्राज्य के पास, तो आर्मी का प्रभुत्व होगा। इतने बड़े क्षेत्र जो है ये आपको रोमन साम्राज्य का, अगर सैनिक ना हो, अगर सैनिकों का प्रभुत्व ना हो, सैनिकों को उस तरह का पावर ना दिया जाए, तो ये साम्राज्य बिखर जाएगा। तो सैनिकों का भी प्रभुत्व था। अगर सेना का कोई अधिकारी चाहता तो विद्रोह कर दे, तो राजा तो कुछ कर नहीं सकता है। तो इसलिए सैनिकों का प्रभुत्व था। तो प्रशासन के 3 जो मुख्य थे, ये तीनों थे। इन तीनों के बारे में भी आप समझ गए होंगे। अब क्या था, सिंहासन का उत्तराधिकारी प्राकृतिक अथवा दत्तक पुत्र भी हो सकता था। मतलब कि एक ये जो था, ये आपको अगस्टस के द्वारा इस थ्योरी को लाया गया। और इस थ्योरी के लाने के पीछे ये था कि जब राजा अगस्टस बैठता है सम्राट के पदवी पे, तो वो भी एक क्या था, वो भी आपको देखेंगे कि जूलियस सीजर का एक गोद लिया हुआ पुत्र था। तो ये क्या कहता है कि जो भी वंशानुगत जो पदवी है वो तो राजा का रहेगा ही, लेकिन वो भी राजा बन सकता है जो क्या है, वो प्राकृतिक ना होकर के दत्तक पुत्र हो। प्राकृतिक हुआ जो पिता से जन्म लिया हो, और दत्तक हुआ जो गोद लिया हो। तो ये खुद एक गोद लिया हुआ पुत्र था। और इस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए कहा जाता है कि टिबेरियस जो अगस्टस के पुत्र थे, उनका भी आपको सेना में ये कहा गया कि टिबेरियस भी जो था वो एक दत्तक पुत्र था। अब इसमें कुछ इतिहासकार का लिखना है कि टिबेरियस जो था वो प्राकृतिक पुत्र था, लेकिन हम लोग अधिकांशतः इसमें क्या मानते हैं, एनसीईआरटी कहता है कि टिबेरियस जो था एक दत्तक पुत्र के रूप में ही जाना जाता था। तो जो जूलियस सीजर का पुत्र अगस्टस हो गया और अगस्टस का पुत्र टिबेरियस हो गया, और ये दोनों कैसे थे, दत्तक पुत्र थे। अगस्टस ने सीनेट की शक्ति को हटा दिया था और अगस्टस युग को शांति का युग माना जाता है।
अगस्टस युग को शांति का युग इसलिए माना जाता है कि उसमें केवल उसको एक सीनेटों का प्रभाव हटाना था, और उसके बाद इसने तीनों को, जो भी प्रशासन के तीनों प्रमुख थे, उनको बहुत आसानी से क्या किया था, सीनेटों का जिसमें जिनका प्रभुत्व था, जो इनमें इनके बीच में जो आ रहे थे, तो उनका प्रभुत्व थोड़ा सा उनका पदवी कम कर दिया, और जहाँ सीनेट को वहाँ से पदवी से हटाया जाता था तो वहाँ फिर दोबारा कोई सीनेट नहीं बनता था। वहाँ पे राजा अपने प्रशासन में क्या करते थे कि खुद के क्या बोलते हैं, खुद के साम्राज्य में कोई अधिकारी होते थे तो उनको उस पदवी पर बैठाता था। तो धीरे धीरे करके इस सीनेटों के क्षेत्र में भी उनका जो क्या है, उनका प्रभाव बढ़ जाता है। और उसके बाद देखेंगे कि आर्मी को भी क्या करता है कि आर्मी को भी पूरे शक्ति दिया रहता है, उनको भी प्रशासन में बहुत उनको महत्व दिया जाता है। तो इस तरह क्या है कि अगस्टस का जो भी क्षेत्र था वो आपको देखेंगे कि शांति का था। वहाँ पे किसी प्रकार से कोई आपको क्या बोलते हैं, आपको कोई बवाल नहीं हुआ। लेकिन अब जब टिबेरियस के बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि फिर टिबेरियस कैसे इस शांति युग को फिर से, आपको जब विद्रोह या आंदोलन का जो युग एक आएगा तो वो इसके बाद आएगा। लेकिन अगस्टस युग में इस प्रकार का कोई चीज़ नहीं हुआ, तो इसलिए इसके युग को हम लोग क्या बोलते हैं, शांति का युग बोलते हैं। तो यहाँ तक आप ये समझ गए होंगे, रोमन साम्राज्य के बारे में कुछ समझ गए होंगे। और इसका जो होगा 2-3 वीडियो और आएगा, तो आप लोग पढ़ते रहेंगे और अच्छा से दिखे तो इसका नोट्स बनाते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।